डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के फंक्शन और इसकी संरचना के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली, अब जैसा कि अपने सबको पता है, ये प्लाज्मा कोशिका की आउटर मेम्ब्रेन होती है। जिस प्रकार अपन घर की चार दीवारी अपने को कैसे बचाती है बाह्य वातावरण से, उसी प्रकार प्लाज्मा झिल्ली है, ये कोशिका के अंदर के जो कंटेंट है, अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनको उसी प्रकार से बचाती है। यानी जो सजीव जगत है उसको निर्जीव जगत से बचाती है। ये इतनी डेलिकेट है, इतनी पतली है। अगर 1000 प्लाज्मा झिल्ली को अपन एक साथ जोड़ दें तो एक जो अपने किताब का पेज होता है इसके बराबर मोटाई होगी। पर ये कोशिका के अंदर के जो कंटेंट हैं, उनको जो होस्टाइल एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से बचाती है। तो अपन इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये अपना काम इस इतनी अच्छी तरीके से कैसे, इतनी पतली होते हुए कैसे संपादित कर लेती है। तो पहले कुछ एक इसके अपन कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ लेते हैं और बाद में इसकी स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। तो इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो अपन देख लेते हैं, क्या क्या काम करती है, और फिर इसके आधार पे अपन कोरिलेट करेंगे कि इस स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के द्वारा ये इन कामों को परफॉर्म करती है। सबसे पहली विशेषता इसका काम देखें तो ये कोशिका को अंदर छोटे छोटे कमरों में बदल देती है, अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना देती है, जिसको अपन कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसा कि अपने को पता है, मेम्ब्रेन आर कंटिन्यूस अनब्रोकन शीट एंड सच एनक्लोज कंपार्टमेंट्स, है ना। ये मतलब अनब्रोकन शीट है और अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बना दी, लाइसोसोम बना दिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना दी, है ना। तो छोटे छोटे अंदर कंपार्टमेंट्स बना देती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज द कंटेंट ऑफ एंटायर सेल, पूरी सेल को भी चारों ओर से घेरे रहती है ना। जैसे अपने घर की चार चार दीवारी है, या अपन मान सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली एक मोटर कार है। अगर मोटर कार के ऊपर छत नहीं होगी तो अपन ट्रेवल नहीं कर सकते, है ना। बरसात आ सकती है, धूप आ सकती है, तेज़ हवाएं लग सकती हैं। अगर पूरी बॉडी है तो अपन बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेंगे, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी सर्दी, कैसा भी मौसम हो। अंदर का जो वातावरण है वो कांस्टेंट रहता है। तो यही सेम ऐसा ही काम प्लाज्मा झिल्ली करती है। हाँ, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली घेरे रहती है, अंदर कंटेंट हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो ये क्या स्पेशलाइज चेम्बर बना देती है। जस्ट एज द स्पेस विद इन द बिल्डिंग नीड टू बी डिवाइडेड सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी कैन प्रोसीड इन देयर ओवन कंपार्टमेंट, है ना। अलग अलग, जैसे भाई अपने घर के अंदर देखें तो बाथरूम अलग है, किचन अलग है, बेडरूम अलग है, स्टडी रूम अलग है। तो अलग अलग होगा तो अपन आराम से काम कर सकते हैं। अगर सब चीज़ें एक ही जगह हो रही हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगा और जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो कहने का मतलब कंपार्टमेंट बनने से बाहर जो इंटरफेरेंस है, बाहर से जो दखल अपन कह सकते हैं, वो कम से कम होगी। तो इसी प्रकार से सेल के अंदर भी ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके, कंपार्टमेंट बनने के पश्चात ये चीज़ें बहुत आसानी से संपादित हो सकती हैं, हो जाती हैं। और अपने को पता है सब कुछ एंजाइम्स के द्वारा चलता है। अंदर की जो जैविक क्रियाएं हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, सब एंजाइम्स के द्वारा होती हैं और एंजाइम्स बड़े खास होते हैं। तो ये एंजाइम्स को कहने का मतलब एंजाइम्स को कंपार्टमेंट्स के अंदर रहती हैं। अगर इनका इंटरमिक्सिंग हो जाए तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो कंपार्टमेंट के अंदर चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से संपादित होती हैं। तो पहला काम इसका है, ये खुद प्लाज्मा झिल्ली को चारों ओर घेरे रखती है। दूसरा, ये अंदर के जो कंटेंट है उनको कंपार्टमेंट्स के अंदर बदल देती है, जिससे इंटरफेयर जो दखल है वो कम से कम हो जाती है और काम सुचारू रूप से चलता रहता है। दूसरा इसका जो काम है, ये सेलेक्टिव परमेबल बैरियर का काम करती है। बैरियर है ये अपने आप में, और वो भी सेलेक्टिव, यानी जो चीज़ें कोशिका के लिए फ़ायदेमंद है उनको एंट्री मिलती है, जो कोशिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं है उनको एंट्री नहीं मिलती। और जो कोशिका के अंदर मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जो कोशिका के लिए हजार्डियस होते हैं, उनको आउटसाइड में एंट्री मिलती है। तो कहने का मतलब ये सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर का काम करती है। मेम्ब्रेन प्रिवेंट फ्री इंटरचेंज ऑफ मटेरियल from one side to other, but at the same time they provide the mean of communication between the space. Plasma membrane must ensure that appropriate substance are allowed
into the cytoplasm from the external space and the inappropriate substance are kept out. In this capacity, plasma membrane act as a selectively permeable membrane. तो अपन कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तीसरा इसका काम है ट्रांसपोर्ट सोल्यूट्स का ये ट्रांसपोर्टेशन करती है। कोशिका के अंदर जो रॉ मटेरियल है उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक मशीनरी पाई जाती है, एक ऐसी प्रोटीन्स का समूह पाया जाता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सहायक होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन ए मशीनरी फॉर फिजिकल ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अनदर साइड, है ना, एक फिजिकल मशीनरी पाई जाती है। ऑफन फ्रॉम वन रीजन वेयर द सोल्यूट इज प्रेजेंट एट लो कंसंट्रेशन इन द रीजन वेयर द सोल्यूट इज प्रेजेंट एट मच हायर कंसंट्रेशन। अपन जानते हैं फिजिक्स के नियमों के अनुसार पदार्थ जहाँ सांद्रता कम होती है, कंसंट्रेशन कम होती है, अधिक से कम की तरफ जाता है, जबकि प्लाज्मा झिल्ली इसे उल्टा करवाती है। जिन सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस और ये पदार्थों का सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन करने में सहायक होती है। द मेम्ब्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी अलाउ ए सेल टू एक्यूमुलेट सब्सटेंस सच एज शुगर, अमीनो एसिड दैट आर नेसेसरी टू फ्यूल इट्स मेटाबॉलिज्म एंड बिल्डिंग इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स और जो फ्यूल के लिए ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स आदि कोशिका के अंदर एक्यूमुलेट करती रहती है। हालांकि सांद्रता बाहर से उसकी अंदर ज़्यादा है, फिर भी ये लगातार अंदर पहुंचाती रहती है। In a related activity, plasma membrane is able to separate oppositely charged ion and establish ionic gradient across the membrane. ये आयनिक जो ग्रेडियंट है उसका भी निर्माण करती है। This capacity is critical for nerve impulse muscle cells, but may play a role in अलाविंग ऑल सेल्स टू रेस्पॉन्ड देयर स्टिमुलाई। और ये खास करके जैसे नर्व इम्पल्स चलती है ये आयंस के ग्रेडियंट के द्वारा चलती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन के आधार पे होता है, तो ये एक ग्रेडियंट बना देती है। एक तरफ आवेश ज़्यादा होंगे, एक तरफ कम होंगे, जब कोई क्रिया करनी होती है तो उनका एक्सचेंज हो जाता है। थर्ड है रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। प्लाज्मा झिल्ली बाहर से कोई भी सूचना आती है, अंदर की मेटाबॉलिज्म बदल जाती है। ये कोई भी सिग्नल आए बाहर से, कोई भी सूचना आती है, कोशिका को डिवीजन की सूचना आती है तो ये प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही कोशिका के अंदर जाएगी, है ना। कोशिका को अगर सुसाइड के लिए मैसेज आता है, ग्लूकोज लेने के लिए मैसेज आता है, कोई चीज़ बाहर निकालने के लिए मैसेज आता है, सेक्रेशन का मैसेज आता है, तो ये सब जो मैसेज लेके आते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़ते हैं और प्लाज्मा झिल्ली ही उन सिग्नल्स को पढ़ के कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को सूचना देती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द रेस्पॉन्स ऑफ ए सेल टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, द प्रोसेस नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसको अपन कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये बदल देती है, जो सूचना बाहर से है ना केमिकल के रूप में आती है तो उस सूचना को अंदर ये दूसरे रूप में बदल कर और जहाँ उसका क्रियान्वयन होना होता है वहाँ पहुँचा देती है। द मेम्ब्रेन पजेज रिसेप्टर्स दैट कंबाइन विद द स्पेसिफिक मोलिक्यूल, जिसको अपन लिजेंड कहते हैं। जो मोलिक्यूल जो सूचना लेके आते हैं उसको लिजेंड्स कहते हैं। इन लिजेंड्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर रिसेप्टर्स पाई जाती हैं। तो जो लिजेंड है रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा जो कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर है और वहाँ से ये सूचना अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैव मेम्ब्रेन विद डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड आर देयरफॉर कैपेबल टू रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट लिजेंड इन द एनवायरनमेंट, है ना। अलग अलग लिजेंड, अलग अलग जो सूचनाएँ आती हैं उनके लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं और उनके साथ जुड़कर लिजेंड है वो सूचना अंदर पहुंचा दी जाती है। द बेस्ट स्टडी लिजेंड आर द हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर, न्यूरोट्रांसमीटर, ऑल ऑफ विच अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट डू नॉट पास थ्रू इट। ये अंदर नहीं जाते लिजेंड्स, जो सूचना लेके मोलिक्यूल्स आते हैं वो अंदर नहीं जाते लिजेंड्स, है ना। वो सूचनाएं प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा बदल कर अंदर पहुंचाई जाती है। तो उसके आधार पे ही कोशिका काम करती है। डिवीजन का अगर कोई लिजेंड आया है,
हार्मोन आया है या कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया है तो क्या सूचना लेके आया और उस सूचना के अनुसार कोशिका के अंदर की फिजियोलॉजी है वो बदलती रहती है। इसके अलावा देखिए अपन ने ये इंटरसेल्युलर इंटरेक्शन होता है, दो कोशिकाओं के बीच के अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो दो कोशिकाओं के बीच का जो संवाद होगा वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही संपादित होता है। तो कोशिका का कार्य, पड़ोसी कोशिका लगातार इन्फॉर्मेशन मटेरियल इनका ट्रांसपोर्टेशन आपस में चलता रहता है कि जिस चीज़ की आवश्यकता होती है पड़ोसी कोशिका से ले लेती है, जो सूचना देनी होती है पड़ोसी कोशिका को प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा दे दी जाती है। इसके अलावा अपन देखें तो ये लोकस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, मेम्ब्रेन प्रोवाइड ए मीन टू रिकॉग्नाइज सेलुलर एक्टिविटी एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। Their relative position cannot be stabilized and their interaction are depends on the random collision. It was not, इसमें ये बताया गया है कि एक मिनिएचर केमिकल प्लांट का काम करती है प्लाज्मा झिल्ली है ये, इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। अपने देखते हैं कि सामान्यतः कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर जो सॉल्यूट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूट्स उनकी जो रैंडम कोलिजन होगी उसके द्वारा रिएक्शन होगी, तो अगर सॉल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा होगी कोलिजन ज़्यादा होगा, रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। और अगर सॉल्यूट्स की मात्रा कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, कोलिजन मॉलिक्यूल्स का कम होगा और उससे जो केमिकल रिएक्शन है वो स्लो डाउन होती है, धीमी हो जाती है। तो ये टोटल रैंडमनेस के ऊपर डिपेंड करता है, सामान्य रासायनिक क्रियाएं। जबकि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इस तरीके से स्थित रहती हैं कि एक रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो अगली जो रिएक्शन है उसके लिए सबस्ट्रेट का काम करती है। तो अगला जो एंजाइम जो उस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करे वो उस खास जगह के ऊपर स्थित रहता है ताकि रैंडमनेस की संभावना कम हो जाती है। जैसे अपन ये देखते हैं जो असेंबली लाइन होती है मोटर, जहाँ ये ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियाँ होती हैं, एक क्रम से चीज़ें लगती रहती हैं, जो मोटर के पार्ट्स हैं वो क्रम से लगते रहते हैं। पहले स्टेप पे एक चीज़ हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, जो गाड़ी, और लास्ट में गाड़ी तैयार होकर निकल जाती है। इसी प्रकार प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भी एंजाइम्स हैं वो खास तरीके से स्थित रहते हैं। पहले का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा तो वो वहाँ मिल जाएगा, जब दूसरे का जो प्रोडक्ट है तीसरे के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो कहने का मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से एंजाइम्स स्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो कि रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देते हैं। तो लगातार ये कि मिनिएचर केमिकल प्लांट का काम करता है, सैकड़ों प्रकार की रिएक्शंस हैं वो एक क्रम में चलती रहती हैं। इसके अलावा अपन देखें तो मेम्ब्रेन एनर्जी ट्रांसडक्शन का काम करती है ना, ऊर्जा का रूपांतरण। जैसे भाई मेन जो कोशिका को ऊर्जा मिलती है वो सोलर एनर्जी मिलती है ना। ये जो पेड़ पौधे हैं ये अपने सोलर रेडिएशन को केमिकल एनर्जी ग्लूकोज या स्टार्च के अंदर बदल देते हैं, और स्टार्च जब कोशिका के अंदर जाती है ग्लूकोज के रूप में तो ग्लूकोज से एटीपी बनती है। एटीपी अपने को पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके द्वारा इनर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगी रहती है, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ग्लूकोज को किसके अंदर बदल देती है, एटीपी के अंदर बदल देती है। तो जो ग्लूकोज से एटीपी के अंदर कन्वर्जन है या जो सोलर रेडिएशन का केमिकल एनर्जी के अंदर जो रूपांतरण है ना, जो अपने ये जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं पिगमेंट, ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर लगे रहते हैं। तो वहाँ ये सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर बदल जाएगी, केमिकल एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी एटीपी के अंदर बदल जाएगी, और कई जगह ये जो एटीपी है ये आयोनिक ग्रेडियंट का निर्माण कर लेती है, जिससे कोशिका को इन हैंड एनर्जी रहती है, जब आवश्यकता होती है एनर्जी ले लेते हैं। जैसे अपन घरों में जो बैटरी होती है उसको चार्ज कर लेते हैं, जब आवश्यकता लाइट नहीं होती, जब आवश्यकता होती है तो इंस्टेंट एनर्जी ले लेते हैं। इसी प्रकार कोशिका के अंदर भी कई सारी जगह पे ऐसे ग्रेडियंट बने रहते हैं जो कि जब तत्काल आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं। तो ये मुख्य कार्य हैं जो प्लाज्मा झिल्ली करती है। अब आगे चलकर अपन इनकी डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये इतने सारे काम इतनी अच्छी तरीके से प्लाज्मा झिल्ली कैसे कर लेती है। थैंक यू।